अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। उसका नाम है डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम। डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं और उसकी एंटीबॉडीज़ कौन सी कॉमन है। उसके साथ साथ वो ट्रांसफ्यूजन में कौन से प्रॉब्लम काज करवाते हैं अगर उनकी सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए। तो बेसिकली डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम 1950 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम तब डिस्कवर हुआ जब एक हीमोफीलिया का पेशेंट जिसका नाम मिस्टर डफी था, उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए 3 सेल पैक उसको जब लगाए गए तो उसके बाद उसमें एक दिन के बाद जॉन्डिस आरबीसी की ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई। आरबीसी की ब्रेक डाउन होने के बाद उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसमें एक एंटी FYA डफी एंटी ए जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है उसके ब्लड में उसकी आरबीसी की सरफेस पर पाई गई। तो वो 1950 में ये सबसे पहले एक 43 ईयर ओल्ड पेशेंट में, जो कि हीमोफीलिया का पेशेंट था जिसका नाम मिस्टर डफी था, उसमें ये सबसे पहले ये वाला ग्रुप डिस्कवर हुआ। उसके बाद एक साल के बाद दूसरा उसका एंटीबॉडी डिस्कवर हुआ। एक दूसरे पोस्टमार्टम में एक डिलीवरी के दौरान एक फीमेल के अंदर दूसरा ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी जो है एंटी FYB जो है वो डिस्कवर हुई। एंटी FYB जो है वो एक साल बाद डिस्कवर हुई। उसके बाद इसके जो बेसिकली इसकी लोकेशन है इसके एंटीजेंस की, वो बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। क्रोमोसोम नंबर 1 में एक सीक्वेंस है 1q22 और q23 लोकेशन। इस क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये वाला एंटीजन जो कि डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम का है वो उसमें मौजूद होता है। इस वजह से इसका नाम डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम रखा गया है, क्योंकि ये सबसे पहले मिस्टर डफी में डिस्कवर हुआ था। कब? 1950 के अंदर। तो इसमें बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं। एक RH एंटीजन से पाया जाता है और दूसरा ये डफी एंटीजन इसमें मौजूद होते हैं। उसका जो सिंबल है FY है। तो बेसिकली 6 टाइप्स के एंटीजन जो हैं डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम में पाए जाते हैं। उनमें उसकी परसेंटेज क्या है, गोरू में क्या परसेंटेज है, ब्लैक के अंदर और एशियन में क्या इसकी परसेंटेज है, तो ये 1 बाय 1 मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा, ताकि आप लोगों का जो बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सके। तो बेसिकली इसमें जो 6 टाइप्स के जो फिनोटाइप्स है आरबीसी की सरफेस के ऊपर, ये वाले 6 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। उसमें जो है FYA पॉजिटिव B नेगेटिव, इसका मतलब है इसका FYA है, एंटीजन का नाम है FYA। और ये गोरू में 17% इसकी प्रीवलेंस है और ब्लैक के अंदर 9% इसकी प्रीवलेंस है। तो FYA पॉजिटिव जो है 17 और 9 की रेशियो है गोरू और ब्लैक अफ्रीकन्स के अंदर। इसके बाद जो FYA नेगेटिव B पॉजिटिव का मतलब है कि FYB इसको कहते हैं एंटीजन, और इसके खिलाफ एंटी FYB बनती है, जो कि दूसरे साल 1950 के दूसरे साल इसको डिस्कवर एक फीमेल में किया गया, जो कि डिलीवरी के दौरान उसको पता चला कि उसके 3rd बेबीज़ के अंदर उसको जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हुई तो उसमें भी हीमोलिसिस हुई। तो हीमोलिसिस की रीज़न को जानने के लिए फिर उनमें ये वाला जो है एंटी FYB ये डिस्कवर हुआ। तो बेसिकली इसमें 6 तरह के एंटीजन्स हैं, FYA पॉजिटिव,
FYB पॉजिटिव। इसके बाद है FY तो हो गया एंटीजन, डफी एंटीजन इसको कहते हैं, क्योंकि डफी का जो FY है लास्ट में ये FY पे एंड हो रहा है डफी में, इस वजह से उसकी एब्रीवेशन, इसका सैंपल जो इसका सैंपल है वो FY रखा गया है। FY में जो गॉसियन FYA पॉजिटिव में 17 और 9 की रेशियो है, FYB पॉजिटिव में 34 और 22 की रेशियो है कि 34% प्रीवलेंस है गोरू में और 22% प्रीवलेंस है ब्लैक्स के अंदर, ब्लैक लोगों के अंदर। तो FYA और FYB ज़्यादा प्रोमिनेंट और कॉमन जो है ना वो एंटीजन्स पाए जाते हैं। बाकी जो है एंटीजन्स हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट है FYA पॉजिटिव और B पॉजिटिव। A पॉजिटिव और B पॉजिटिव जो है ये इसकी रेशो प्रिवलेंस 49% किसमें है गोरू के अंदर, गासियंस के अंदर, और 1% ब्लैक्स में, बहुत ना होने के बराबर है। और नेक्स्ट है FYA पॉजिटिव और B पॉजिटिव, ये रेयर है गोरू में और इसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ब्लैक्स के अंदर है। और नेक्स्ट है FY3, FY5, FY6, 5 और 3, इसमें 4 वाला जो है वो स्किप है, वो वाला एंटीजन एज ए कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसमें। तो FY नेगेटिव रेयर है। उसके बाद FY3 जो है डफी एंटीजन 3, वो 100% गोरों में और 32% जो है वो किस में इसकी प्रिवलेंस है ब्लैक्स के अंदर, अफ्रीकन्स के अंदर। सिमिलरली FY5 और FY6 इसकी परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट इक्वल है गोरों और गोरों में जो है 99.9% और 100% है। उसके बाद ये ब्लैक्स के अंदर जो है 32 और 32 इसमें ब्लैक्स के अंदर ये मौजूद है। तो ये है एंटीजन 6 टाइप्स के जो मेन एंटीजन्स हैं वो डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो RBC की सरफेस पे पाए जाते हैं उनकी ये एक टेबल है। ये टेबल आप लोगों ने इसी तरह से याद करना है। ये एंटीजन्स तो हैं लेकिन इनको जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं बेसिकली वो 2 पॉसिबल मैसेंजर RNA जो डफी मैसेंजर RNA इनको बना रहे होते हैं। मैसेंजर RNA क्योंकि इसका मैसेंजर RNA का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को मतलब DNA से RNA में कन्वर्ट करके फिर उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस में ये रोल अदा करते हैं मैसेंजर RNA। तो डफी ब्लड ग्रुप में 2 मैसेंजर RNA होते हैं और इसमें RBC पे जो प्रोटीन्स की कॉपीज़ बनाई जाती हैं वो 6000 से 13000 जो हैं कॉपीज़ ऑफ द डफी प्रोटीन RBC की सरफेस पे मौजूद होती हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं। डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली 2 एंटीजन्स हैं FYA और FYB। तो इसमें बेसिकली 2 एंटीजन्स पाई जाती हैं, एंटी FYA और एंटी FYB। ये मैक्सिमम एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि एंटीजन्स के एक्सपोजर के बाद होती है। और इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, किस नेचर्स की होती हैं। बेसिकली ये एंटीजन IgG नेचर होती हैं। IgG इसमें और जिसको कहते हैं वार्म एंटीबॉडी। IgG जो होती है वार्म एंटीबॉडीज को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एक्टिवेट होने के लिए बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि 37 सेंटीग्रेड है, नॉट अ रूम टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर ऐसा जिन एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होता है उनको कहते हैं वार्म एंटीबॉडीज़, और जिनको रूम टेम्परेचर चाहिए, जो लो टेम्परेचर चाहिए, उनको कहते हैं कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ जो कि IgM इन नेचर होती हैं। और
IgG इन नेचर, और रेयरली इसमें IgM होती है। IgM रेयरली, और प्रीडोमिनेंटली जो होती है वो ज़्यादातर IgG इन नेचर होती है। और ये जो हेमोलिटिक डिजीज़, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इनकी, बेसिकली ये HTR हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज करवाती हैं। अगर ब्लड जो है वो मिसमैच हो जाए इनका अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिनको कहते हैं डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, अगर इनका प्रॉपरली मैच ना हो रहा हो तो इसमें इसके चांसेस होते हैं HTR काज करवाने के, कि एंटीजन अगर नेगेटिव डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम को पॉजिटिव लग जाए तो इसका मतलब है कि उसमें ये हीमोलिटिक डिजीज़ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होगी वो लाजमी होगी। और इसके साथ HDFM, ये भी एक डिसऑर्डर है, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड या और न्यूबॉर्न। ये फीटस में भी हीमोलिटिक डिजीज़ काज करवा सकती हैं, इसमें जो क्रॉस मैच ना हो रहा हो, मतलब मदर नेगेटिव हो और उसका बेबी पॉजिटिव हो, उसका फादर जो हो पॉजिटिव हो, मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप, तो उसमें जो नेक्स्ट जो फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो सेकंड डिलीवरी होगी उसमें चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ये वाले RBC की लाइसिस जॉन्डिस हो जाती है, क्योंकि इसमें एलो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एलो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि माँ में जो उस एंटीजन्स के खिलाफ जो कि फादर से आया था बेबी की तरफ, और बेबी का जो एंटीजन है एक्सपोयर हुआ है माँ में, तो माँ ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया है। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि बेसिकली प्लाज्मोडियम ही की वजह से फैलता है, एक पैरासाइट है उसकी वजह से फैल रहा होता है, जो कि RBC के अंदर इन्वेड करके एंट्री मार के RBC की लाइसिस करवा देते हैं। RBC की लाइसिस होगी तब जाके वो जॉन्डिस होगी, और हेमालसिस की वजह से वो एक किस्म का डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो बेसिकली क्या है कि मलेरिया और डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम का क्या आपस में कनेक्शन है। जो एंटीजन्स ये वाली हैं FYA, FYB, FYA नेगेटिव, ये B नेगेटिव, ए पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये बेसिकली ये एक RBC सरफेस पर एक रिसेप्टर साइट होती है, उसको क्या करती हैं, ऑक्युपाइड करके रखती हैं। जब वो ऑक्युपाइड होंगी तो क्या होगा कि उसमें जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं, उसमें दो तरह की प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ होती हैं, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये दो स्पीशीज़ हैं, ये RBC की सरफेस में इनकी एंट्री नहीं होती, इनकी जो है नो एंट्री। RBC के सरफेस पे इनकी एंट्री क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, इन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं FYA, FYB या इन नेगेटिव के, तो ये पहले ऑलरेडी ऑक्युपाइड होते हैं, उन्हें RBC सरफेस पे ऑक्युपाइड करके ये उसी सरफेस को यूज़ करके इन्होंने एंट्री करनी होती है। तो ऑलरेडी ये रिसेप्टर्स, ये एंटीजन RBC की सरफेस जिनके ऊपर जिनका ब्लड ग्रुप डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है FYA नेगेटिव, B नेगेटिव। इनको जो है ना ब्लैक्स, ज़्यादातर ये ब्लैक लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, तो ब्लैक लोगों के जो अफ्रीकन होते हैं
जो कि अफ्रीकन होते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस नहीं होते। कौन से मलेरिया होने के चांसेस? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोलेसी वाला मलेरिया। ये दो तरह के मलेरिया अफ्रीकी लोगों को नहीं होते जिनका ब्लड ग्रुप डफी होता है और उसमें एंटीजन्स की प्रेजेंस ज़्यादातर डोमिनेंट FY A नेगेटिव और B नेगेटिव होती है। तो उनमें कम चांसेस होते हैं, बहुत कम है। उन्होंने एक रिसर्च है जिसमें 11 लोगों का जो कि वॉलंटरीली डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम उनका था, उन पर रिसर्च की गई तो उनको ये वाला मलेरिया नहीं हुआ। मॉस्किटो अगर उनको काट भी ले, मॉस्किटो जिसमें एनोफिली ये अपना प्लाज्मोडियम सलाइवा के ज़रिए इंजेक्ट भी कर दे, लेकिन वो RBC की सरफेस पे एंट्री उनकी नहीं होती क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर एज आ जो रिसेप्टर है वो ऑक्यूपाइड होते हैं जो कि एंट्री को रोकते हैं। तो बेसिकली ये दो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और नलेसी जो होती है RBC में एंट्री नहीं कर पाते और बेसिकली वो किन में होते हैं? अफ्रीकन्स के अंदर होते हैं। और उनकी जो एंटीजेंस की टाइप है FY A नेगेटिव B नेगेटिव जो है, उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग जिनकी ये वाली मतलब डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम है FY A नेगेटिव B नेगेटिव, तो इनको मलेरिया होने के चांसेस नहीं होते। हाँ, इनको एक और तरह का मलेरिया हो जाता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम नोलेसी अफ्रीकी लोगों को जिनका ये वाली एंटीजेंस होती है RBC सरफेस पर, ये वाला डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उनमें मलेरिया के चांसेस 0% होते हैं। और अगर उनका मतलब किसी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का अटैक हो, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का, तो ये एंट्री इनकी पॉसिबल है। एंट्री करते हैं RBC पे और जाके मलेरिया काज करवाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।